Hello everyone, welcome back. Myself रमेश कुमार शर्मा, लेक्चर इन केमिस्ट्री. हमारा दासू केमिस्ट्री के नाम से यूट्यूब चैनल है. मैं आपसे कहना चाहूंगा कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें और जो साइड में बेल आइकन आता है उसको जरूर दबाएं ताकि जो भी नया हम चैप्टर अपलोड कर रहे हैं उसका आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उसका पूरा लाभ उठा पाए. साथ में आप इसमें लाइक करें और प्लीज जैसे भी आपको लगे, अच्छा बुरा जो भी लग रहा है इसमें कोई बात नहीं, आप उसका जरूर कमेंट जरूर करें हमें नीचे ताकि हमको पता लगे कुछ कमी हो तो हम उसको इम्प्रूव कर सके. ये मेरा आपसे विशेष रिक्वेस्ट है. अब हम इस चैप्टर को शुरू कर रहे हैं. हमने आज जो चैप्टर स्टार्ट करने किया है वो है क्लास 12 का चैप्टर सॉल्यूशन. सिलेबस के हिसाब से दूसरा चैप्टर है. इसको हम अलग अलग पार्ट्स में बनाएंगे तो उसका फर्स्ट पार्ट आज हम यहाँ आपको दे रहे हैं सामने. दूसरी बात, हमने इससे पहले जो चैप्टर लिया था वो था मोल कॉन्सेप्ट. क्योंकि इस चैप्टर में मोल कॉन्सेप्ट का बहुत ज्यादा यूजेज है. सॉल्यूशन की जो सांद्रता बताने में काम आता है उसमें मोल बार बार काम आता है, इसलिए हमने इसको कंटिन्यू किया है. तो इस चैप्टर को आज हम शुरू करेंगे. इस चैप्टर को भी शुरू करने से पहले आज मैं आपको एक जोरदार ट्रिक बताने जा रहा हूं और वो ट्रिक भी इससे ही संबंधित है और उस ट्रिक के बाद हम इस चैप्टर को पूरा रिकॉर्ड करेंगे. तो ट्रिक क्या है, देखिए सॉल्यूशन विलियन जो है उसमें हमारे बार बार आगे न्यूमेरिकल्स वगैरह आएंगे और विलियन का वाष्प दाब एक टॉपिक होता है. तो दाब जहां आ रहा है तो वहां दाब के कई सारे मात्रक काम आते हैं. फिजिक्स में आप देखते हैं कि दाब के अलग अलग मात्रक आते हैं और उन सब मात्रकों में बार बार उनमें अलग अलग संबंध होता है. जैसे 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं या 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है. ऐसे ही दाब के भी अलग अलग जो मात्रक है उनमें संबंध होते हैं कि कितने दाब एक एटमोस्फेयर में कितना बार है, कितना टोर है. तो वो सब आपको मैं बहुत एक ट्रिक से आपको याद करना चाहूंगा. बहुत इंटरेस्टिंग ट्रिक, आपको मजा आएगा और कभी आप भूलेंगे नहीं, गारंटी की. और मैं आपसे ये भी कहना चाहूंगा कि मैं जितने भी केमिस्ट्री चैप्टर पढ़ाऊंगा हर चैप्टर में ऐसी बहुत सारी ट्रिक्स होंगी जिससे आपको पूरे केमिस्ट्री को भी लगेगा नहीं कि केमिस्ट्री बहुत बोझिल सब्जेक्ट है या याद नहीं होता है, ये सब इंटरेस्टिंग नहीं है. आपको केमिस्ट्री इतनी आसान लगेगी जिसकी आप सोच भी नहीं सकते. दूसरी बात है, और मैं कहना चाहता हूं कि केमिस्ट्री में एक पार्ट है फिजिकल केमिस्ट्री. फिजिकल केमिस्ट्री कहीं ना कहीं फिजिक्स से बहुत ज्यादा संबंधित है. जैसे विलियन है तो उसमें न्यूमेरिकल वगैरह आते हैं, या जैसे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में इलेक्ट्रिसिटी का पूरा पार्ट जो फिजिक्स में एक चैप्टर है, वैसा ही आपको इलेक्ट्रिसिटी से बहुत सारा सब चीज मिक्सअप है. तो मैं आपको पूरा फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों साथ लेके चलूंगा, इसमें बिल्कुल भी आपको कंफ्यूजन नहीं होगा. आपको ग्राफ बनाना है, कुछ और न्यूमेरिकल सोल्व करने हैं, वो सब आपको मैं एकदम क्लियर कराऊंगा. न्यूमेरिकल्स का बहुत अच्छा फंडा बताऊंगा. न्यूमेरिकल में स्टूडेंट को जो विशेष दिक्कत आती है वो ये है कि हम समझ नहीं पाते कि क्वेश्चन को शुरू कहां से करें. सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है, हमने पढ़ लिया क्वेश्चन को और पढ़ के उसको देखते रहते हैं, समझ नहीं पाते तो शुरू करें क्या से. वो मैं आपका सारा दिक्कत दूर करूंगा कि इस न्यूमेरिकल समस्या क्या आती है, क्यों हम न्यूमेरिकल कर नहीं पाते हैं. टीचर अपने हिसाब से पढ़ा दिया जाता है टीचर द्वारा और फिर हम फिर भी. तो अब हम शुरू करते हैं वो ट्रिक जो आपको बहुत मजेदार लगने वाली है. देखिए दाब का जो मात्रक है सबसे जब फिजिक्स में ज्यादा काम आता है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर. इसी को पास्कल भी कहते हैं और 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर में 1 पास्कल होता है. एक और जो बहुत सारे इसके मात्रक जैसे एटमॉस्फेयर, टोर, बार, mm ऑफ Hg, ऐसे कई सारे इसके मात्रक हैं और आपको जो संबंध है वो हमको याद नहीं रह पाता है. तो वो कैसे याद रखना है समझिए. एक एटमॉस्फेयर जो इसका मात्रक है इक्वल टू होता है 1 बार और एक एटमॉस्फेयर जो होता है वो इक्वल होता है 760 टोर और एक टोर जो है वो इक्वल होता है 1 mm ऑफ Hg. और एक टोर जब 1 mm ऑफ Hg की इक्वल है तो उसको बनकर 760 से मल्टीप्लाई कर दें तो जगह 760 टोर इज इक्वल टू 760 mm ऑफ Hg. अब आप ये देखिए कि यहाँ 760 टोर है और यहाँ भी क्या है 760 टोर और 760 टोर की इक्वल क्या है 1 एटमोस्फेयर. तो 760 टोर की जगह मैं क्या लिख दूं 1 एटमोस्फेयर लिख दिया मैंने और यहां से इसको उतारने से सीधा 760 mm ऑफ Hg यानी कि हो गया 1 एटमोस्फेयर इक्वल टू 760 mm ऑफ Hg भी हो गया. तो अब देखिए आप कैसे इनको आसानी से याद कर सकते हैं. इसको आपको ये सोचना है बिल्कुल इसी तरीके से कि एक एटमॉस्फेयर है ये. इस एटमॉस्फेयर को एटमॉस्फेयर नहीं बोलना, इसको आपको एटम लिखा से एटम बॉम्ब बोलना है. इसको क्या बोलना है एटम बॉम्ब. और आप बताइए कि एक एटम बॉम्ब कितने बार फटता है? 1 बार फटता है ना. तो ये लिखा 1 बार. एक एटम बॉम्ब कितने बार फटेगा? 1 बार. तो याद होगा 1 एटम बराबर 1 बार.
अब दूसरा, लेकिन एक एटम बम जब फटता है तो ये तो है नहीं उसके टुकड़े एक ही जगह गिरते हैं, उसके बहुत सारे टुकड़े हो जाते हैं, तो कई सारे जगह पे गिरता है। जगह को अपन राजस्थानी भाषा में बोलते हैं ठोर। क्या बोलते हैं? ठोर यानी जगह। तो ये मान के चलिए, आपको ये याद करना कि एक एटम बम कितने TOR, टोर नहीं बोलना है, ठोर बोलना है। आप अगर फिजिक्स को, केमिस्ट्री या साइंस को आसान बनाना चाहते हैं तो उसको जैसा लिखा है किताब में वैसा याद नहीं करें, उसको थोड़ा अपने हिसाब से तोड़ मरोड़ के याद करेंगे तो बहुत आसान लगेगी, अच्छी और ज्यादा दिनों तक याद रहेगी। तो यहाँ पर आप टोर है, उसको क्या बोलेंगे? ठोर। तो एक एटम बम जब फटता है तो कितने ठोर पे गिरेगा? 760 ठोर पे। इसमें आपको ये कंफ्यूजन है साहब 760 ठोर पे कैसे गिरा, इसमें कुतर नहीं लगाना, 780 जगह गिर गया तो वो नहीं है, ये डाटा आपको याद रहेंगे। लेकिन हम कंफ्यूज किसमें होते हैं कि एक एटमोस्फेयर और एक टोर होता है या 760 टोर होता है, और कोई डिजिट याद नहीं होगा आपको, 760 याद होगा या एक याद होगा, इस तरह से कंफ्यूजन होता है। तो वो आप रिलेशन ध्यान रखिए, एक एटम बम कितने ठोर पे गिरेगा? 760 ठोर पे। अब आते ही बात कर लेंगे एक ठोर पे, जब एक एटम बम के बहुत 760 ठोर पे गिरा तो एक ठोर में जो टुकड़ा गिरेगा वो तो बहुत छोटा सा होगा। तो एक ठोर पे जो टुकड़ा गिरा वो कितने का है? 1 mm का। 1 mm मतलब 1 मिलीमीटर। एक छोटा सा टुकड़ा है वो, एक ठोर पे कितने mm का टुकड़ा गिरा है? 1 मिलीमीटर का। यानी आप आपसे कभी कंफ्यूज नहीं होगा कि एक ठोर पे जो टुकड़ा है वो कितने 760 mm का नहीं गिरेगा, वो एक ठोर पे 1 mm का ही गिरेगा। तो 3 बात आप ध्यान रख लीजिए। एक एटम बम कितने बार फटा? बोलिए, 1 बार। और एक एटम बम कितने ठोर पे गिरेगा? 760 ठोर पे। और एक ठोर पे टुकड़ा गिरेगा वो कितने mm का हुआ? 1 mm का। बाकी आप उसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ पर एक ठोर की जगह 760 mm लिखेंगे तो 1 mm की जगह 760 mm हो जाएगा। और फिर इससे संबंध बन जाएगा 760 ठोर इक्वल टू 1 एटमॉस्फेयर, उसको हमने दोबारा लिख दिया और इसको ऐसे उतार लिया, तो ये हो गया 1 एटमॉस्फेयर इक्वल टू 760 mm हो गया। तो ये आप इस तरह से दाब में आपको भी कंफ्यूज नहीं होंगे, और इसको डिब्बे में बंद कर लीजिए क्योंकि डिब्बाबंद सामग्री कम सड़ती है। तो मैं समझता हूं आपको ट्रिक बहुत मजेदार लगी होगी और शायद आप कभी भी आप इसको भूल नहीं पाएंगे। अब हम शुरू करते हैं चैप्टर सॉल्यूशन। सॉल्यूशन देखिए, इससे पहले हम कुछ बातें पुरानी फ्लैशबैक में जाना पड़ेगा आपको। 9th 10th क्लास की बातें। हमने 3 तरह के पदार्थ पढ़े होंगे, आपने तत्व और यौगिक और तीसरा मिश्रण। आप अपने आसपास दुनिया में जितने भी ठोस, द्रव और गैस पदार्थ देखते हैं वो या तो तत्व हैं, या यौगिक हैं, या फिर मिश्रण है। इस पार्ट में हम जो काम लेने वाले वो है मिश्रण। तो मिश्रण देखिए, हम 2 या 2 से अधिक यौगिकों को या तत्वों को आपस में मिला दें तो जो मिलाने के बाद बनेगा वो क्या बनेगा? मिश्रण बन जाएगा। क्या बनेगा? मिश्रण या मिक्सर। अब दुनिया में मिश्रण जो है वो भी कितने प्रकार के हैं? 2 प्रकार के। उनमें से एक को बोलते हैं समांगी मिश्रण और दूसरा है विषमांगी। समांगी और विषमांगी। तो ये मिश्रण 2 प्रकार के हो गए। इन्हीं प्रकार से आगे बढ़ते अपन इस पाठ में जाएंगे। समांगी मिश्रण को ही अपन कहते हैं विलयन, जो वास्तविक विलयन है। और विषमांगी मिश्रण में 2 चीज आती है, कोलाइड और निलंबन। तो देखिए, इसके नाम से पता लगा समान अंगी, यानी सब पूरा अंग एक समान है। यानी ऐसा मिश्रण जो मिश्रण में यानी पदार्थ 2 या 2 से अधिक है लेकिन वो आपको पूरा एक जैसा दिखेगा, एक जीव, एक आत्मा हो जाएगी पूरी। ऐसा पदार्थ या ऐसा मिश्रण जो है क्या कहलाएगा? समांगी मिश्रण। लेकिन ऐसा मिश्रण जिसमें मिलाए गए पदार्थ अलग अलग अवस्था हमको दिखाई देती है, हो सकता है आपको से नहीं दिखे, लेकिन यदि हम उसको डेप्थ में देखेंगे तो अलग अलग उसकी अवस्थाएं हमको दिखेंगी, तो वो कहलाएगा विषमांगी मिश्रण। और इस पाठ में जो हम विलयन पढ़ रहे हैं उस विलयन को क्या बोलेंगे? समांगी मिश्रण। विलयन क्या है? 2 या 2 से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण ही विलयन है। इसकी परिभाषा बन जाएगी 2 या 2 से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण क्या है? विलयन। जबकि इधर विषमांगी के 2 पार्ट हैं, कोलाइड और निलंबन। इनमें से कोलाइड हम अगला हमारा चैप्टर आएगा, कोलाइड अवस्था पृष्ठ रसायन के अंतर्गत, उसमें अपन इसको पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। ये पदार्थ एक तरह से अलग अवस्था है। तो कहने वाले कि विलयन क्या है? एक प्रकार का समांगी मिश्रण है। तो अब अपन शुरू करते हैं विलयन, जो कि क्या है? समांगी मिश्रण। अब हमने देखा कि जब विलयन मिश्रण ही है तो इसका उसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलाने पड़ेंगे। तो इस विलयन में हम कितने पदार्थ मिला रहे हैं उस हिसाब से इसका अलग अलग नाम दिए गए। जैसे द्विअंगी विलयन, बाइनरी सॉल्यूशन, ट्राइनरी सॉल्यूशन, त्रिअंगी विलयन, इस तरह से होता है। तो यदि हम केवल 2 ही पदार्थ मिला रहे हैं
तो द्विअंगी सॉल्यूशन हमारे पास बनता है। और हमारे 12th के सिलेबस के हिसाब से हमारे द्विअंगी विलयन हमको पढ़ने हैं। तो विलयन जो है वो द्विअंगी होगा, तो उसमें कितने कंपोनेंट होंगे? 2। वो जो 2 कंपोनेंट हैं वो क्या क्या कहलाएंगे? विलयन जिन 2 कंपोनेंट से मिलकर बना है वो कहलाएगा, इसमें एक होगा विलायक और दूसरा क्या होगा? विलेय। इंग्लिश में इसको बोलेंगे सॉल्यूशन, ये होता है सॉल्वेंट और दूसरा होता है सॉल्यूट। तो विलायक और विलय 2 पदार्थ से मिलकर बनेगा विलयन। अब लेकिन बात आती है जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो 2 पदार्थ हम मिला रहे हैं उनमें से किसको विलायक कहा जाए, किसको विलय कहा जाए। दैनिक जीवन में जो चीज ज्यादातर देखते हैं उनके हिसाब से हमें सोचना है पहली बात तो कि विलयन जो है, हम जो पानी में कोई चीज घोल दी तो वो क्या है? विलयन। या जो हम लिक्विड फॉर्म में कोई चीज देख रहे हैं उसी को हम विलयन मानते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। विलयन ठोस भी हो सकते हैं और विलयन गैसीय भी हो सकते हैं और विलयन द्रव भी हो सकते हैं। दूसरी बात, गैस में गैस घोल के, द्रव में द्रव घोल के, द्रव में ठोस घोल के, या ठोस में गैस घोल के, या ठोस में ठोस घोल के भी विलयन बनाए जा सकते हैं। वो मैं आगे पूरे एग्जांपल लूंगा से क्लासिफिकेशन का। तो अपन दिमाग में तो ये पिक्चर दिमाग से निकाल देना है कि केवल द्रव अवस्था वाले ही विलयन होते हैं, या कोई चीज को पानी में घोलते हैं वही विलयन होते हैं। तो अलग अलग तरह के एग्जाम्पल होते हैं। दूसरी बात, जो एक कंफ्यूजन चला आ रहा है या हमारे दिमाग अच्छे बैठ गया है कि जो चीज ज्यादा मात्रा में, कई बार ऐसा बोलते हैं हम, जो चीज ज्यादा मात्रा में उसको क्या बोल देंगे? विलायक, और जो कम मात्रा में वो क्या है? विलय। लेकिन ऐसा नहीं है। मैं इसके आपको सटीक परिभाषा बता रहा हूँ, वास्तव विलायक किसको बोलते हैं और विलय किसको बोलते हैं। तो देखिए, जैसे पहले मैं एग्जाम्पल ले लूं आप सामने। मान लीजिए आपने पानी लिया और पानी में आपने क्या घोल दिया? नमक। और इन दोनों घोलने के बाद जो पूरा विलयन बनता है वो भी आपने विलयन बना लिया आपने इसका। अब आप इनकी भौतिक अवस्था देखिए, पानी कैसा होता है? लिक्विड, और नमक कैसा है? सॉलिड। और इनका विलयन बनता है वो भी कैसा होता है? लिक्विड होता है। पानी और नमक डाल के देख लीजिए। तो यहाँ पर पानी और नमक में से किसकी भौतिक अवस्था पूरे विलयन की भौतिक अवस्था जैसी है? पानी की भौतिक अवस्था लिक्विड और पूरे विलयन की भी कैसी? लिक्विड। नमक की भौतिक अवस्था कैसी? सॉलिड, और विलयन की भी कैसी? विलयन कैसी है? लिक्विड। इन दोनों में से किसकी भौतिक अवस्था इसके समान है? पानी की। यानी पानी लिक्विड है और विलयन भी कैसा है? लिक्विड है। तो पानी ही इसमें क्या होगा? विलायक कहलाएगा। यानी विलायक की परिभाषा क्या हुई कि विलय जो 2 पदार्थ हमने मिलाए हैं उनमें से जिसकी भौतिक अवस्था संपूर्ण विलयन की भौतिक अवस्था के समान है वही पदार्थ विलायक कहलाएगा, भले वो कम मात्रा में हो। सामान्य हम दैनिक जो एग्जाम्पल लेते हैं या हम इतना गौर नहीं कर पाते, उस निर्देश को देख नहीं पाते, तो हमको लगता है पानी बहुत ज्यादा था और वही विलायक है। लेकिन दरअसल की सही परिभाषा ये होगी कि जिस पदार्थ की भौतिक अवस्था संपूर्ण विलयन की भौतिक अवस्था के समान है वह पदार्थ विलायक कहलाता है। जैसे दूसरा अपना एग्जाम्पल लेते हैं, अपन जो जनरली पीने की दवाइयां आती है, कफ सिरप वगैरह, एक एग्जाम्पल है कफ सिरप, वो भी आपने देखा होगा लिक्विड फॉर्म में होती, पीते हैं तो वो देखते हैं लिक्विड फॉर्म में है। तो उसका जो विलयन है वो कैसा है? लिक्विड। अब उसमें जो पानी है वो थोड़ा कम मात्रा में होगा, जो ग्लूकोज है या जो और उसमें सॉलिड पार्ट है वो होता है लगभग 60%, और पानी इसमें है 40%। लेकिन पानी था लिक्विड और ग्लूकोज वगैरह इसमें सॉलिड और लिक्विड। तो अब आप यहां देखिए, अगर मात्रा के हिसाब से देखते हैं अपन, तो मात्रा किसकी ज्यादा है? ग्लूकोज की, सॉलिड पार्ट की। और लिक्विड तो उसमें क्या, पानी तो क्या है 40% कम है। तो इस हिसाब से ग्लूकोज विलायक होना चाहिए, लेकिन इसमें विलायक किसको माना गया है? पानी को ही विलायक कहेंगे, क्योंकि पानी की जो भौतिक अवस्था है वो किसके समान है? संपूर्ण विलयन की भौतिक अवस्था की। पानी लिक्विड और पूरा विलयन भी लिक्विड, इसलिए पानी ही यहाँ क्या कहलाएगा? विलायक कहलाएगा। तो ये आप ध्यान रखना चाहिए कि मिलाए गए जिन 2 पदार्थों में जिस पदार्थ की भौतिक अवस्था संपूर्ण विलयन की भौतिक अवस्था के समान है वही पदार्थ विलायक है, भले वह कम मात्रा में हो। दूसरी बात, अब लेकिन मान लीजिए जो पदार्थ अपन मिला रहे हैं वो दोनों समान भौतिक अवस्था के हैं। जैसे आपने पानी में अल्कोहल मिला दिया या कोई गैस में गैस मिला दी। जैसे अपन समान बात इसकी वायुमंडल की बात करें, वायुमंडल मान लीजिए नाइट्रोजन है 78% और ऑक्सीजन है 21%, बाकी सारी गैसें 1% के अंदर आ जाती है। तो उसमें अगर अपन विलयन के रूप में देखते हैं तो किसकी, दोनों की भौतिक अवस्था क्या है? ऑक्सीजन भी गैस है, नाइट्रोजन भी गैस है, और पूरा वायुमंडल भी कैसा है? गैस। तो विलय जो 2 पदार्थ हमने मिलाए हैं दोनों की भौतिक अवस्थाएं समान है, तो उस कंडीशन में जो ज्यादा मात्रा में होगा वही निश्चित रूप से क्या होगा? विलायक होगा। यानी मैं आपको लिख के बता दूं, विलायक प्लस विलय। यदि दोनों की भौतिक अवस्था, ये भी गैस है और ये भी गैस है, तो इनका जो मिक्सर बनेगा वो भी कैसा होगा? गैस ही होगा।
इस कंडीशन में तो आप जो ज्यादा मात्रा में है उसे ही क्या कहेंगे, क्योंकि भौतिक अवस्था सेम है, तो जो ज्यादा मात्रा में उसी को विलायक कहना है। ठीक है। तीसरी बात फिर जो निकल के आती है कि मान लीजिए भौतिक अवस्था भी सेम है और इनकी मात्रा भी समान है, तो फिर किसको कहेंगे, उस कंडीशन आप किसी को भी विलायक कह सकते हैं और किसी को भी विलय कह सकते हैं। यूं कहेंगे अपन कि उसमें निश्चित नहीं कह सकते कि ये पदार्थ विलायक है दूसरा विलय है। तो तीन बातें ध्यान रखनी है। यदि दो पदार्थ अपन मिला रहे हैं, उनकी भौतिक अवस्थाएं अलग अलग है, तो जिस पदार्थ की भौतिक अवस्था संपूर्ण विलयन की भौतिक अवस्था समान है वह विलायक होगा। यदि मिलाए गए दोनों पदार्थों की भौतिक अवस्था समान है, तो उस कंडीशन में निश्चित रूप से जिस पदार्थ की मात्रा ज्यादा है वही विलायक होगा। और यदि भौतिक अवस्था भी समान है और मात्रा भी समान है, तो फिर आप निश्चित रूप से नहीं कह सकते कौन सा विलायक है और कौन सा विलय। यानी आप किसी को भी विलायक कह सकते हैं, किसी को भी विलय कह सकते हैं। हम कई बार ऐसी बातें रख लेते हैं कि हमने साहब पानी में इसको मिलाया तो जिसमें मिलाया वो तो विलायक, जिसको मिलाया ऐसा नहीं। ये सब आधी अधूरी बातें हैं, मैं प्रकार में आपको बताई वही ठीक है। अब अपन बात करें कि विलयन में हमने विलायक और विलय दो पार्ट हो गए। तो अब जो विलायक हम ले रहे हैं वो किस भौतिक अवस्था का ले रहे हैं, उसके आधार पर विलयन तीन प्रकार, यानी विलायक हम ठोस, द्रव या गैस तीन ले सकते हैं। तो तीनों के आधार पर विलयन भी फिर तीन प्रकार के होंगे। विलयन भी कैसे, तीन प्रकार के। यदि विलायक ठोस है तो ठोस ही विलयन। तो विलायक कितने प्रकार के, ठोस, द्रव, गैस, तीन भौतिक अवस्था के तीन तरह के विलायक है। इस विलायक के आधार पर ही विलयन के भी फिर तीन प्रकार होंगे। यदि विलायक ठोस है तो विलयन होगा ठोसी विलयन। यदि विलायक द्रव है तो विलयन भी कैसा होगा, द्रवीय विलयन। और विलायक यदि गैस है तो विलयन भी कैसा होगा, गैसीय विलयन। एक तो आप अच्छे से ये समझ लें कि विलयन केवल द्रव अवस्था के नहीं है। हम जनरली वो पिक्चर कई अखबार पढ़ते हैं या ऐसा देखते हैं, फैक्ट्री में बड़े बड़े ड्रम में कोई भरा होगा लिक्विड सॉल्यूशन, वही विलयन होता है, ऐसा नहीं है। हमारे आसपास जो वायुमंडल है ये भी अपने आप में विलयन है। या हमने ठोस में कोई पदार्थ मिला दिया, धातु अपन जैसे घर में पीतल देखते हैं, वो भी एक प्रकार का विलयन ही है। कई तरह की मिश्र धातु में काम आती है, भले वो ठोस है वो भी विलयन है। या पानी में अपन कई सारी चीजें मिलाते हैं, ठोस और गैस, वो भी विलयन होती है। तो ये अलग अलग तरह के विलयन होंगे। अब अपन इनका एक एक करके मैं आपको एग्जाम्पल बता रहा हूं। अब एक और इम्पोर्टेंट चीज ध्यान रखने की है, हम यहाँ विलयन पढ़ रहे हैं जो कि एक समांगी मिश्रण है। दूसरा हमने पढ़ा विषमांगी मिश्रण, उसमें क्या आता था, कोलोइड। तो कई बार ऐसा होता है कि सर गैस में गैस मिलाने से क्या बना, विलयन बन गया। गैस में द्रव मिलाने से भी क्या बन रहा है, विलयन बन रहा है। लेकिन गैस में द्रव मिलाने से कोलोइड भी बनते हैं। ठीक है। ऐसे ही गैस में ठोस मिलाने से विलयन कभी नहीं बनता, लेकिन गैस में ठोस मिलाने से कोलोइड हमेशा बनता है। कुछ एग्जाम्पल बुक में से दे रखे हैं जहां गैस में ठोस मिला करके विलयन बनना बताया गया, लेकिन उसका कुछ अलग मतलब बताया। वो आपको सारा मैं यहाँ पर कंफ्यूजन दूर करूंगा, तो आप एग्जाम्पल को बड़ा अच्छे से समझें कि कैसे किन किन चीजों को मिलाने पर विलयन बनता है या कोलोइड बनता है। कई बार दो भौतिक अवस्थाओं को मिलाने पर कोलोइड बनते हैं और कुछ पदार्थों को आपस में मिलाने पर विलयन बनते हैं। जैसे एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, बता दूं मैं। जैसे मान लीजिए दो लिक्विड आप मिक्स कर रहे हैं। अब वो लिक्विड क्या है, यदि आपने पानी में एल्कोहल मिलाया है, दोनों लिक्विड है, पानी भी और एल्कोहल भी, तो दोनों मिलकर के जो पदार्थ बनाएंगे वो क्या होगा, विलयन होगा, समांगी मिश्रण बनेगा। लेकिन हम जो दूध काम लेते हैं, आपको पता है दूध कितना भी 100% प्योर हो, लेकिन वो भी एक तरह से दो पदार्थों का मिश्रण है। वो दो पदार्थ हैं, एक तो जल और दूसरा वसा, यानी पानी और वसा का मिश्रण है। अब पानी भी यहाँ लिक्विड है और वसा भी क्या है, लिक्विड है। लिक्विड लिक्विड का मिश्रण है द्रव, वो दूध। लेकिन दूध दरअसल विलयन नहीं है। समझ में आया क्या कर रहा हूं मैं? दूध जो है एक प्रकार का कोलोइडी विलयन है, वो समांगी प्रावस्था नहीं है। उसकी दो अलग अलग प्रावस्थाएं होती है, जिनको आप हमेशा रूप से जब हम दूध को गर्म करके उसको जमा करके उसको मथते हैं तो आपको पता है घी अलग हो जाता है, दूध अलग, इससे जो बाकी पानी वाला हिस्सा वो अलग हो जाता है। तो उन जो दो प्रावस्थाएं उनको बहुत आसानी से आप अलग कर सकते हैं। यानी दूध जो होगा वो प्योर भी है तो भी वो दो पदार्थों का मिश्रण है, लेकिन वो समांगी मिश्रण नहीं है। यानी दूध विलयन नहीं है, बल्कि वो दो द्रव का कोलोइडी मिश्रण है। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, तो आप अलग अलग एग्जाम्पल में अलग अलग समझ लें। इसको ऐसे रटना नहीं कि द्रव द्रव हमेशा ही विलयन ही होता। तो अपन लेते हैं जैसे विलयन, यहां पर अपन ले लें विलायक और दूसरा विलय। क्योंकि हम विलायक गैस के रूप में लेते हैं तो विलयन का नाम क्या हो जाएगा, गैसीय विलयन। गैसीय विलयन। अब विलायक हमारे पास गैस हो गया। अब इसमें विलय कितने ले सकते हैं, तीन प्रकार के। गैस गैस विलय कर सकते हैं,
गैस में आप द्रव विलय कर सकते हैं और गैस में ठोस विलय कर सकते हैं। इसके अपन एग्जाम्पल लें। तो देखिए गैस में गैस का बहुत साधारण सा उदाहरण है, जितना भी हमारा वायुमंडल है। एक और चीज आप ध्यान रखें कि जो विलय और विलायक अपन मिला रहे हैं वो आपस में क्रिया नहीं करनी चाहिए। कई गैसें आपस में क्रिया करती है, जैसे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन है, वो क्रिया करके अमोनिया गैस बना रहे हैं। तो ऐसा नहीं, हम यहाँ पर जो मिश्रण कर रहे हैं वो अक्रियाशील गैसें होनी चाहिए, आपस में क्रिया नहीं करनी चाहिए, केवल घुलनी मिलनी चाहिए एक दूसरे से। तो गैस में गैस मिलाने से जो वायुमंडल बन रहा है, जैसे अपन नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन ले, अपन इनको अक्रियाशील मान रहे हैं, क्रिया नहीं कर रहे, तो ये क्या है, गैसों का मिश्रण जो है वो विलयन का काम करेगा। दूसरा, गैस में द्रव। तो इस तरह से जितने भी अक्रिय गैसों का मिश्रण है वो सब के सब क्या है, विलयन है। इसमें एक और नोट करने वाली बात है कि कभी भी गैस और गैस मिलकर के कोलोइड विलयन नहीं बनाएंगी। दो गैसें मिलकर के आपस में कभी भी कोलोइड विलयन नहीं बनाती है, वो केवल क्या बनाती है, समांगी विलयन, इसको अपन वास्तविक विलयन कहते हैं। दूसरा है, गैस में हम मिलाते हैं द्रव। अब देखिए इसमें भी जो कंफ्यूजन होता है, यहां पर बुक्स में एग्जाम्पल लिखा है गैस में जल वाष्प, गैस प्लस जल वाष्प। ध्यान देने वाली बात है, ये केवल जल नहीं लिखा है। क्या लिखा है, जल वाष्प। यदि केवल गैस और जल की बात करें तो एक कोहरा बन जाएगा जो कि कोलोइड होता है। ये क्या लिखा है, जल वाष्प, यानी जल को हमने वाष्प रूप में ले लिया, उसकी वेपर है वो गैस ही एक तरह से, तब वो गैस और इसकी गैस ये मिलकर क्या बना, वास्तविक विलयन बना है। तो ये आप विशेष ध्यान रखना, किसी भी द्रव का कोई वाष्प अवस्था अगर अपने गैस में मिक्स करी है तब वो विलयन होगा, अदरवाइज गैस में कोई सा भी द्रव मिलकर के विलयन नहीं बनाएगा। गैस में द्रव मिलकर के वो कोलोइड बनाता है। ऐसे ही तीसरा यहां पर है गैस में ठोस। अब गैस में ठोस का एग्जांपल देते हैं साहब, गैस प्लस कपूर ऐसा लिखा है बुक्स में, या आयोडीन, या गैस में मिला दिया हमने NH4Cl। ये सब वाष्पशील पदार्थ का ऊर्ध्वपातन होता है, जो अपने आप ठोस से सीधा किसमें बदल जाते हैं, वाष्प में। तो ये भी आप ध्यान रखें, यदि गैस में इनका कोई ठोस मिला हुआ है, ठोस रूप में यदि है, तो ये विलयन नहीं होगा। ध्यान दें आप इस पे। गैस में इनका कपूर का, आयोडीन का, NH4Cl पदार्थ तो जैसे पानी है, पानी जल के रूप में तब भी उसमें H2 है, उसकी वाष्प बन गई तब भी वो H2 होता है, और वो जम करके बर्फ बन गया तब भी क्या होगा, H2 होगा। यानी उसका केमिकल तो नहीं बदलेगा, लेकिन उसकी भौतिक अवस्था अलग अलग हो सकती है। ऐसे ही कपूर, आयोडीन या NH4Cl है, ये ठोस अवस्था में है तो भी इनका केमिकल तो वही है, यदि वो वाष्प में आ गए तब भी इनका केमिकल तो वही होगा। तो ये गैस में किस रूप में मिले हुए हैं ये आप ध्यान रखें। मैं हवा में यहां पर आयोडीन रख दूं ठोस, तो वो मिश्रण विलयन नहीं होगा। तो इनका गैस का ये ध्यान रखें आप, गैस और कोई ठोस मिलकर कभी विलयन नहीं बना सकते, वो कोलोइड बनाते हैं या निलंबर बनाते हैं। लेकिन गैस में ऐसे जो पदार्थ जो ऊर्ध्वपातन हो सकते हैं जिनका, उनकी यदि गैसीय अवस्था मिलाई गई है ऊर्ध्वपातन होने के बाद, कपूर का